क्या ज्यादा थक रहा है? ज्यादा थक रहा है? ज्यादा थक रहा है तो ट्रांसफर करवा दे तेरा। एडवर्टीजमेंट ज्यादा की, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कितना एडवर्टीजमेंट वो करते थे? एडवर्टाइजमेंट ही थे, और थे क्या इसमें? पार्टी में था ही क्या? एक राज्य का सीएम जिसको यही नहीं पता कि मुझे अपने प्रधानमंत्री को संबोधित कैसे करना होता है। तो दिल्ली कर्जे में है। 12 साल में 12 साल इतने बुरे हाल में दिल्ली रही, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। तो वैसे आपको कैसा लगता है जब आपको सीएम की छोटी बहन, दिल्ली की शेरनी, ये सब लोग पुकारते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है। Har Har Mahadev everyone, you are watching the Dauntless Damini and the girl who is on your screen right now is Damini Vashisht. Today we have a special guest with us जिसे दिल्ली की शेरनी, सीएम की छोटी बहन, बॉस लेडी, धाकड़ पार्षद कहा जा रहा है, और जो इस निष्ठा के साथ अपना काम कर रही है। पार्षद होने के नाते उन्होंने इस तरीके से दिल्ली को अपना लिया है कि मानो कि सिर्फ अपने क्षेत्र का नहीं, पूरे दिल्ली का बेड़ा उठा रखा है। कुछ लोग समझ गए हैं और जो नहीं समझे उन्हें मैं बता दूं, आज हमारे साथ हैं रेणु चौधरी जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या चल रहा है अभी फिलहाल दिल्ली में? बहुत अच्छा चल रहा है, भाजपा सरकार है तो अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है। इतने समय के बाद भाजपा आई है, एंट्री ली है, और इस तरीके से आप काम कर रही हैं। पार्षद होने के नाते इतना कोई काम बीड़ा उठाता नहीं था, ये कैसे आप कर रही हैं? क्यों एक बेंचमार्क आपने सेट कर दिया है अभी? जिस काम के लिए आपको भगवान ने चुना है और अनेकों लोगों में से चुना है, मैं ये सोचती हूँ कि उस काम को बखूबी निभाया जाए, लोगों को रहे कि हमारे पार्षदों के अंडर क्या क्या आता है और क्या क्या हम सुविधाएं ले सकते हैं, वो उनको मिलना भी चाहिए। जिन्होंने हमें वोट दिया उनका अधिकार है हमसे डिमांड करने का भी और उस चीज को हल करने का भी। रेणु जी, जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, इतनी जागरूकता के साथ में, इतनी जागी हुई पार्षद, मतलब वो लोकप्रियता आप हासिल कर रही है जो एमएलए और एमपीज को भी नहीं मिलती है, तो इसके पीछे मतलब ये कैसे निष्ठा बनी? कैसे मतलब भीड़ से अलग हटके आप काम करना शुरू किया आपने? काम सबसे बड़ी बात है, पार्षद सारे काम करते हैं, मगर समझ आने वाली, स्ट्राइक करने वाली बात है। युवा पीढ़ी के दिमाग में जो चीज स्ट्राइक कर जाए ना, वो चल जाती है। काम पार्षद हर पार्षद कर रहा है, अपने अपने क्षेत्रों में बखूबी काम करते हैं, अच्छे ढंग से उस काम को करने की भी कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव रखें और लोग हमसे खुश रहें। मगर युवा पीढ़ी ने देखा और उन्होंने मुझे, मेरे कार्य को सराहा, क्योंकि मैं, सबसे बड़ी बात है कि मैं क्षेत्र की जो जनता है उसकी मजबूरियां और दिक्कतों को उठाती हूँ और वो शोर मचाती हूँ उसके लिए। अगर वो हल भी नहीं होगी तो लोगों को पता चलेगा कि ये पार्षद के अंडर आता है, ये काम होना भी चाहिए, और उसके लिए जागरूक होते हैं लोग। ये जनवाना बहुत जरूरी है जनता। नहीं, आप वाकई में सभी पार्षद काम करते हैं, लेकिन एक आम जनता के तौर पर जब मैं बैठकर देखती हूँ या और भी लोग जब देखते हैं तो उन्हें तब बाद में समझ में आता है पार्षद के इस तरीके के भी काम हैं। जी। पार्षद के अंदर इतना सब कुछ आता है और हमें आज तक पता ही नहीं था। हमारे इलाके में पार्षद ने आज तक कुछ किया ही नहीं, हर कोई घर में बैठा, अपना सो गया, खाया, उठा और थोड़ा बैठ गया। आपने जो बीड़ा उठाया है इंक्रोचमेंट हटवाने का, मतलब एक मदरहुड भी आपके अंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि मैंने एक रील आपकी देखी थी, पनीर गंदा सेल आउट कर रहे थे, वो पनीर को क्वालिटी को, फूड क्वालिटी भी जाकर आप, इतनी बेसिक चीजें रेणु जी, ये तो किसी पार्षद ने नहीं की। मैं वाकई में सराहना करूंगी, क्योंकि आप देखिए इस निष्ठा से काम कर रही है, तभी सब लोग आपके पास आ रहे हैं। तो ये सब जो आप कर रही है बाकी लोगों को भी मोटिवेट करती है, या इस तरह की जो जिम्मेवारियां आप जो निभा रही हैं, ये कब से आपने सोचा हुआ था कि मैं मेरे क्षेत्र के साथ इंसाफ करूंगी और ये मेरे काम करने का तरीका है? जिस समय 7 दिसंबर को मैंने चुनाव जीती, उसी समय अपने मन से वादा करा था, जिस भी पद पर रहूंगी निष्ठा भावना से रहूंगी और उसका पूरा बखूबी उसको अदा करूंगी कि एक एक ऋण उसका उस पद पर बैठ कर चुकाऊंगी। ये सोच कर चली थी और उस लकीर को ही अपना धर्म और अपना कर्म मानकर चल रही हूँ। और जब तक इस सीट पर रहूंगी और किसी भी सीट पर रहूंगी, पूरी वफादारी से रहूंगी। और ये जो लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये इस पार्षद के अंडर आता है या किसी भी क्षेत्र में जहां भी रहूंगी उसके अंडर आता है, मैं बताऊंगी कि आपके अंडर आता है, आपका बोलने का अधिकार है। तो चलिए आप ही के मुंह से सुनती हूँ पहले मैं, कि कितना बदलाव आप कर पाई हैं इतने समय में, जब से आपको ये जिम्मेवारी मिली है। क्या मेजर बदलाव है जो आपने अपने क्षेत्र के लिए किए हैं? सफाई में बड़ी अच्छे ढंग से सुविधाएं ला पाई हूँ, क्योंकि मेन पार्षद का जो कार्य होता है वो नालियों का और सड़क का होता है।
जो सड़कों की सफाई करना, नालियों की सफाई करना, क्षेत्र में पार्कों को देखना, नशा ना हो पाए पार्कों में, गंदगी ना हो पाए पार्कों में, और लोग आपसे खुश रहें। कोई अच्छी चीज़ें आप ला सकते हो उनके लिए, बेंचेस ला सकते हैं और चीज़ें ला सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आजकल काफ़ी इंटरनेट के जो वायर्स हैं और जो केबल के वायर हैं, पहले ब्रास के वायर आते थे तो वो इंटरनेट वाले और केबल वाले निकाल लेते थे, अब वो नहीं आते तो वो टंगे रहने देते हैं, और लोग बाइक या साइकिल वगैरह पे चलते हैं तो वो ऊपर से गिरते हैं तो एक्सीडेंट होने का डर है। इस बात पर आजकल मैं इस पर कर रही हूँ काम कि मेरे क्षेत्र में अगर उनको बोला गया कि हटाएं, नहीं तो कैंची चलेगी एमसीडी। इतना व्यवस्थाएं और इतना व्यवस्थित अगर हर कोई पार्षद अपने क्षेत्र के लिए करने लग जाए तो वाकई में पूरे देश की कायाकल्प हो सकती है। लेकिन आज मैं आ भी रही थी जब आपके कार्यालय की तरफ, तो मैंने वाकई में देखा ये पहले का जो आपका इलाका हुआ करता था और ये आज का जो इलाका है, वाकई में बहुत फर्क है। धरातल पर मैं देख पा रही हूँ, हर कोई धरातल पर जमीनी हकीकत, सिर्फ वीडियोस या सिर्फ कहने और वादे और दावे नहीं है, धरातल पर जमीनी हकीकत है जो आपने इसको बताया। चलिए, वैसे आपको कैसा लगता है जब आपको सीएम की छोटी बहन, दिल्ली की शेरनी, ये सब लोग पुकारते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है। सीएम साहब की तो आदरणीय अपनी सीएम साहब की तो छोटी बहन हुई मैं, उनसे ही सीखती हूँ, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है, और बहुत सीनियर है हमसे और बहुत बखूबी अच्छे ढंग से दिल्ली को संभाल रही हैं। शायद से और कोई होता तो नहीं संभाल पाता। महिला का दायित्व बहुत सी जगह बढ़ता है, उसको पता है कि मुझे कहाँ कहाँ जिम्मेदारी निभानी है, और आदरणीय हमारे मोदी जी ने अच्छा कदम उठाया, रेखा जी को, आदरणीय रेखा जी को मुख्यमंत्री बनाया, और वो उस अपने पद को अच्छे ढंग से ग्रहण करते हुए निभा भी रही हैं। तो देखिए, अब वैसे एक महिला है, ठीक है, तो इतना बेबाकी से जो अब काम कर रही हैं, पुरुष प्रधान समाज हमारा कहा जाता है, तो कितना चुनौतीपूर्ण होता है बाकी लोगों से, अफसरों से डील करना या क्षेत्र के लोगों से डील करना, या आप ऐसे बेबाकी से पार्क में जाती हैं और नशे जो खोर हैं उनको हटवाती हैं, इंक्रोचमेंट हटवाती हैं, कितना कहाँ चुनौती आपको दिखती है? क्या हर एक सेक्टर में दिखती है, या कुछ ऐसी जगह है जहाँ महिलाओं को समझा भी जाता है या उन्हें बढ़ाया भी जाता है, या आपके लिए कितना अलग ये एक्सपीरियंस रहता है? ये बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि अभी मुझे खुद को फील होता है। देखिए, पुरुष प्रधान समाज है, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, सच में ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रहा है, समय बीतता जा रहा है, पुरुष ही प्रधान है। आज भी, आज से 100 साल पहले भी पुरुष ही प्रधान था, घरों में, बाहर, हर जगह। जो अपॉर्चुनिटीज उनके लिए होती है शायद से महिलाओं के लिए बहुत कम होती है। जब अगर पुरुष कोई क्षेत्र में काम करता है तो वो अपनी लैंग्वेज, व्यूज लैंग्वेज बोलकर उसको कमांड कर जाता है इंसानों को। औरतें ये लैंग्वेज बोल नहीं सकती, तो औरतों का आखिरी हथियार क्या होता है? चिल्लाना, गुस्सा करना कि ये नहीं हो पा रहा, इसको सही करना। तो बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं जी आप बहुत रूड हो जाते हो। मैंने कहा भाई, जब मेरी सीट पे बैठोगे, जब काम नहीं होता नजर आएगा तो रूड ही होता आदमी। मैं गाली दे नहीं सकती, बदतमीजी से बोल नहीं सकती, तो रूड तो बोलूंगी कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये रूडनेस मेरी आप लोगों को भी समझ आनी चाहिए। एक महिला गाली नहीं दे सकती तो रूड बोल सकती है, गुस्से में बोल सकती है, क्योंकि मैं क्षेत्र की बहुत चिंता करती हूँ। मुझे लगता है कि क्षेत्र सफा होना चाहिए, जिसलिए मुझे बैठाया है उसकी काम चोरी ना करूँ। उस काम चोरी की वजह से मुझे लोग ना कहें कि रेणु चौधरी ने कुछ करा। समाज तो आशा करता है सीता और रुक्मणी की, लेकिन आप तो चंडी बन के यहाँ इलाके में उतरी है। पूरा 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 जो गलत चीज होती है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो ये कहाँ और ये बचपन से बीमारी है, बचपन से बीमारी। कोई भी बात होती थी, 7 बहनें थी, एक भाई था, कोई भी बात होती थी मैं जरूर बात उठाती थी। सब मना करती थी, बड़ी बहनें तुझे नहीं बोलना, पागल, डैडी के सामने नहीं बोलना। अरे पहले हमारा समाज, गुजर समाज में लड़कियां बहुत कम बोलती थी, फादर वगैरह के सामने नहीं बोलती थी। तो मैं बोलती थी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा गलत, आप क्यों उठाओगे, क्या हुआ, हमारे ऊपर थोपोगे, हम नहीं थोपाएंगे अपना, ये क्यों कर रहे हो, तुम क्यों सुन रही हो। रेणु जी, जीवन का ऐसा कौन सा सबसे पहला क्षण है जो आपको याद है जब आपने विरोध किया था पहली बारी? एक भीड़ अलग थी, रेणु अलग थी, और वैसा ही आज भी चल रहा है। मेरा हॉस्टल का है एक किस्सा कि हमारी मैट्रन कहती थी रात में कपड़े नहीं धोने। तो रात में वो क्या होता था, एक घंटे का मिलता था टाइम कि आप रेस्ट करो, बुक्स पढ़ो या कुछ भी करो। उसमें 4-5 हम फ्रेंड्स थी, कपड़े धोती रहती थी, वो रोज उनको डांट पड़ती थी। मैंने उन सबको बोला यार क्यों हम डांट खाएं, हमारा 1 घंटा है, हम कहीं भी लगाएं, कपड़े धोने में लगाएं या कहीं पे लगाएं, आवाज उठाते हैं। बोली यार मारेगी मैट्रन तो बहुत ज्यादा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बोलूंगी, तुम लोग खड़े रहना सपोर्ट में। अच्छा, ये भी बताना चाहती हूँ जो सपोर्ट वाले थे वो भाग भी जाते हैं,
सपोर्ट का विश्वास ना करें बिल्कुल भी। पीछे सपोर्ट वाले खड़े रहते हैं। मैं गई मैट्रिक क्लास, मैंने कहा मैम वो जो 1 घंटे का ना, दीदी बोलते थे वहाँ पर, विजय राजे सिंधिया जी ने दीदी बोलने का चलन था, मैम नहीं बोलते थे। मैं कहा दीदी वो जो 1 घंटे का समय वो तो मेरा है। बोली किसने दिया? मैंने कहा आपने बताया कुछ भी कर सकते हो, और आप हमसे, हम कपड़े धो रहे हैं, आप हमसे रोज लड़ती हो। उन्होंने उधर तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे बुलाया अपने रूम में, मैटर ने मेरे कान अच्छे ढंग से टाइट करे, दोनों कान लाल हो गए। जो आपके सपोर्टर थे वो भाग गए आपके पीछे से, अच्छा, वो पूरे कान लाल हो गए और मुझे बकेट के ऊपर खड़ा कर दिया गया। यही बात बताती हूँ, रोज वो बकेट उस दिन के लिए नहीं थी, वो मुझे ये सिखाने के लिए थी कि अगर किसी भी सच्चाई को उठाओगे तो रोज बकेटों पर खड़ा होना पड़ेगा। क्या मतलब समर्थक भी वो विरोधी बन जाएंगे। वो बकेट नहीं, वो बकेट रोज याद आती है जब भी कोई ऐसा काम करती हूँ, और जब बकेट पे खड़ा होना पड़ता है। बकेट पे खड़ा होना पनिशमेंट ही नहीं, बहुत सी चीजों में पीछे खींचते हो, आवाज उठाओगे तो पीछे खींचोगे। उस चीज ने सिखाया भी बहुत। वो याद आती है ना, वो कभी- सबसे पहला थप्पड़ था गाल पर कि बकेट पे खड़ा होना। अगर आप आवाज उठाते हो ना तो बकेट पे खड़ा होना पड़ता है। कभी डर नहीं लगता, कभी हिम्मत नहीं टूटती कि हर दिन एक लड़ाई है, हर दिन एक संघर्ष है। जहां मैं बैठी हूँ किसी के चाहने से नहीं बैठी, ईश्वर के कहने से बैठी हूँ, और जहां बैठूंगी किसी के चाहने से नहीं, ईश्वर के कहने से बैठूंगी। उसी ईश्वर पे विश्वास करती हूँ जिसने आज यहाँ बैठा है वो कहीं और भी बैठा है अच्छी जी। उसी विश्वास, उसी ईश्वर पे विश्वास रख के अपना कार्य करिए। और जो सच बोलता है अपनी बातों में बिल्कुल भी लोभ लालच और मिलावट मत लाना, उसी सच्चाई से चलना। मैं यकीन दिलाती हूँ बहुत अच्छा मुकाम हासिल करूँ। केजरीवाल जी तो चले गए, आम आदमी पार्टी चली गई, क्या उनके कुछ लोग हैं जो अपनी विडंबनाएं अब आपके पास लेकर आते हैं? आते हैं, काफी आते हैं, काम करती हूँ मैं और करूंगी भी। वो क्या है जो अपनों को अपना बनाया, असली बात तो वो है जो गैरों को भी अपना बनाया। क्या बात है। अभी कुछ एक मैंने न्यूज देखी थी कि उनके लोगों ने रोड पर धरना दे दिया था कि उनके पास नोटिस आ गया है, उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है, जॉब से हटा दिया है। तो ये कैसी समस्या है? नकली लोग, नकली जॉब्स, नकली थी वो सारी। किसी के पास डिग्री की कमी है, किसी के पास किसी चीज की कमी है, तो नकली लोग तो हटेंगे। अपनी पूरा विषय नहीं रखते कभी भी, हर चीज में नकलीपन, हर चीज में मिलावट है, हर चीज में घोटाला है। क्या आम आदमी पार्टी के पूरे वो जो 12 साल थे फर्जीवाड़ा पर थे? आए थे फर्जीवाड़े पे, जो दूसरे की मणि चोरी करके खा गया अन्ना जी की, वो फर्जी नहीं था, अपना आंदोलन छेड़ता ना, अपने आप लोगों को जोड़ता। तूने एक डमी फेस रखा अन्ना जी का और उस पर आप गेम खेल गए। मैं तो गेम खेलना ही कहूंगी क्योंकि आपने कुछ करा नहीं। गेम खेलना ही कहूंगी, आप उस पर गेम खेल गए। क्यों खेले? अपने फेस पर खेलते। कितना ही बड़ा गेम खेलता है, कितनी जनता को इकट्ठा करते जब कहते हैं केजरीवाल कुछ व्यक्ति है, और उसके बाद फिर फर्जीवाड़ा कहा। आपने कहा कि मैं अच्छे से अच्छी दिल्ली बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, यूरोप बनाऊंगा। आपने तो नशे का व्यापार बना दिया दिल्ली। तो कभी भी कुछ सोचने से पहले, करने से पहले, समझने से पहले, जनता पागल नहीं है। पुराना गाना है ना, ये बाबू जनता है सब जानती है, सब वो जब भी था और वो आज भी है। तो दिल्ली का इतना अव्यवस्थित होना, इसका क्या कारण लगता है? मतलब इतना अनसिस्टमेटिक जो दिल्ली हो गई है, बाहर से लोग आ रहे हैं, काफी लोग मतलब इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इतना अव्यवस्थित? दिल्ली को कोई अपना दिल्ली मान के राजी नहीं ना, दिक्कत ही है। दिल्ली देश की दिल तो है, मगर दिल्ली में रहने वाले दिल्ली मान के राजी नहीं। आप देखिए छुट्टियों में ट्रेन भर भर कर दिल्ली से चलती है, कहते हैं अपने गांव जा रहे हैं। दिल्ली किसका गांव है? दिल्ली से चलती हैं ट्रेन। जब तक आप अपने राजधानी को, आप कहीं से भी आते हैं, अपनी राजधानी को अपना कहना नहीं शुरू करोगे, अपना देश कहना नहीं शुरू करोगे, अपना गांव कहना शुरू नहीं करोगे, तो आपकी दिल्ली तरक्की नहीं करेगी। किराए का घर होता है ना, किराए के घर में हम जाते हैं खूब, उसमें ये कहते हैं क्रॉस और जीरो, एक कार्टन गेम होता है, वो खेल लेते हैं किराए के घरों में। मैंने ज्यादातर कभी रील्स वगैरह आती हैं वो देखती हूँ कि वो चल जाता है ऐसे। तो वही दिल्ली बना रखी है, गेम खेलने की, दीवारों पे गेम खेल लो। काफी बार वैसे वो रील्स तो देखो हर जगह वायरल है आपकी, एक
आपको भी पता है ज्यादा थक रहा है क्या तू, वो काफी उस पे कैसा आपको कैसा लगा जब इतनी सारी रिक्रिएट हो गई वो रील्स, अब बाहर से पूरा पैन इंडिया वो आपकी उस आवाज पर बना रहा है कुछ, तो वो कैसा लगा, वो कैसा? वो अचानक, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं कभी भी जब भी क्षेत्र में जाती कुछ नहीं सोच के जाती, मैं जाती हूँ क्षेत्र में ये सोचती हूँ कि हाँ कुछ अच्छा करना है। और मुझे जब अधिकारी काम नहीं कर रहे होते या मेरे निगम के कर्मचारी काम नहीं कर रहे होते, तो जो मैं उनसे गलत लैंग्वेज नहीं बोलती, मगर गुस्से की लैंग्वेज में जरूर बोलती हूँ, क्योंकि लोग बार बार कंप्लेंट करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो अचानक मुंह से निकल गया कि उसको बुलाया मैंने, ज्यादा थक रहा है, तू ज्यादा थक रहा है। मुझे क्या पता था इतना वायरल हो जाएगा ज्यादा थक रहा है। मैंने तो नॉर्मल ही बोला था कि ज्यादा थक रहा है। एक पुरानी कहावत होती है, भाई ज्यादा थक रहा है तू क्या, उस लैंग्वेज में बोला था। भाई मैं देसी हूँ, मैं देसी समाज से बिलोंग करती हूँ, तो लैंग्वेज आ जाती है। मुझे क्या पता था वो इतनी वायरल हो जाएगी। तो इस अंदाज से बोलना मदद भी काफी करता होगा आपको चीजों को ट्रैक पर लाने के लिए। ये अंदाज तो मदद करता है। मेरा डिपार्टमेंट है वो A1 ऑफिसर्स का नहीं है, वो अधिकारियों का नहीं है। मेरा डिपार्टमेंट है माइयों का। इजीली माई समझिए, MCD माई है, आपके घरों को सफा करती है, आपके रोड को सफा करती है। अब माई से, अपने घरों की माई से तो आप बोल सकते हैं कि वो भाग जाती है। देखिए MCD, हम सरकार की तनख्वाह लेती है MCD, तो उसको बखूबी तरीके से दीजिए ना, जो डिजर्व करती है जनता, उसको डिजर्व करने वाला सामान दीजिए, यही कहती हूँ मैं बस। एक खबर थी, आतिशी जी कभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं गई और आपने मोहल्ला क्लिनिक में जाके कुछ व्यवस्थाएं की भी थी। ये थी। तो उस समय क्या था और आज क्या बदलाव किया? मोहल्ला क्लिनिक में जो स्टाफ था इतना बदतमीज था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर जो औरतों के संग जो लैंग्वेज वो बोलते हैं ना, अगर आप समझोगे तो आप कहोगे ये बोल क्या रहे हैं यार। इतना बदतमीज स्टाफ था। मैंने वो स्टाफ चेंज करवाया सबसे पहले। और वो मेरी एक रील में भी आपने सुना होगा, मोहल्ला क्लिनिक जाकर उन्होंने क्या बदतमीजी वाले शब्द में बोल भी नहीं पा रही जो औरतों के लिए उन्होंने बोला, और एक औरत होकर डॉक्टर ने। तो इसलिए जैसा राजक होगा वैसी उसका शासन चलेगा। तो राजा ही गंदे थे तो शासन कैसा चलेगा, तो वो आप देख सकते हैं उनके। तो क्षेत्र के लोग अब जब आपसे मिलने आते होंगे ऑफिस में आपके, तो क्या बोलते हैं कि क्या कर दिया, क्या कायाकल्प कर दी, किस तरह के जो कहते हैं कि जो मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है। अगर एक कंप्लेंट आती है तो आप ये देखिए, सीरियस नोट पर वो 5 से 7 मिनट में उस कंप्लेंट के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर MCD को कॉल करते हैं कि आइए इसको दूर करिए। पूरा स्टाफ मेरा पूरा क्षेत्र में रहता है। 3-4 घंटे मॉर्निंग में तो स्टाफ की जिम्मेदारी है कि आप घूमोगे, तो मेरा फिर राउंड लेने का समय हो जाता है तो वो रहते हैं। तो वो कहते हैं बदलाव है। और लोग आते हैं ज़्यादातर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लाते हैं, उनको लगता है छोटी तो समस्या हो ही रही है दूर, मैडम के सामने से बड़ी ले जाओ। मैं कहा भाई मैं बहुत छोटी सी पार्षद हूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं दूर नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि वो बीड़ा ऐसा उठा लिया ना आपने। उनको लगता है कि मैडम बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं कभी कभी कि मैडम मेरे वहाँ पर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। मैं भाई मैं तो अच्छा, दूसरे क्षेत्रों के भी लोग हाँ आ जाते हैं मैडम ऐसा हो रहा है हमारे क्षेत्र में। भाई मैं तो पार्षद पड़ गई। अरे मैडम आप देखो रील्स में चलते होंगे, रील्स तो हर जगह पहुंचती हैं भाई, रेणु चौधरी नहीं पहुंच पाएगी जी। रेणु चौधरी की जो इंस्पिरेशन है, बेबाकी है, वो हर जगह पहुंच रही है। हाँ, बहुत लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, पूरा यूथ आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। पूरा यूथ, मतलब मैं अधिकतर बोलूंगी आपको आदर्श समझ रहा है। जो लोग एक नेता चाहते हैं, अपना जनप्रतिनिधित्व चाहते हैं, बेबाक दबंग, वो आपके अंदर दिखाई देता है। और सिर्फ मैं ही बोलूंगी, महिला होने के नाते महिलाएं नहीं, मतलब जो यूथ हमारा बॉयज का है, जो यंगस्टर्स हमारे बॉयज हैं, उनको भी बड़ा आपके अंदर मतलब रुचि है, इंस्पायर कर रहे हो आप उनको। कॉलेज की जो राजनीति है उनसे भी लोग, मतलब आप हर जगह छाए हुए हो, काम से छाए हुए हो, लेकिन काम कर रहे हो। काम प्रधान है, कर्म प्रधान है। घर बैठकर आप ये देखिए, चाहे कितना बड़ा सम्मानित पद हो और आप किसी के लिए कुछ नहीं करते, आप उसको बोल नहीं सकते। सामने वाला बोलेगा तूने मेरे लिए क्या करा जो मुझे इतनी बात सुनाई। जब आप कर्म करते हो ना, लोगों को पता चलता है। मैं अगर क्षेत्र में जाती हूँ और मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मुझे लगता है गंदगी है या कुछ हो रहा है, मैं बोलती हूँ ना कि आप लोग क्यों कर रहे हैं, तो उनको सम्मान समझते हैं कि मैडम हमसे गलती होगी, नहीं करा जाएगा, हमने गलती करी। उनको लगता है ना ये एफर्ट्स डाल रही है तो हमारे भी लगने चाहिए। अगर आप कुछ ना करो, आप पहुंचो तो क्या कर रहा है, ये ऐसे क्यों करा है, नहीं यार आती बातें सुना दी कुछ तो
खुद तो कुछ करना आता नहीं है और मुझे बता रहे हैं, तो उनको लगता है कि मैडम हमारा काम कर रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है साथ में। तो दिल्ली नागरिक होने के नाते जब 12 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब ऐसी कौन सी परेशानियां जो आपको खुद परेशान करती थी, एक आम तौर पर जो पब्लिक के तौर पर आप देखते थे कि ये परेशानी है, अगर मुझे कुछ इसका जिम्मेवारी मिलती है तो मैं इसको जरूर ठीक करूंगी, या पूरे दिल्ली की हम बात कर लेते हैं, क्या बड़े मुद्दे थे उस वक्त जो आपको परेशान करते थे? सबसे पहले आपके जीवन में जरूरी क्या है, आप जिंदा रहते हो किस चीज की जरूरत है? फूड, हवा और पानी। हाँ, हवा और पानी। जिस देश में जिस राज्य में हवा पानी अच्छा नहीं है, उस देश में शिकायतों का तो भंडार लगा है। हवा पानी दिल्ली की इतनी गंदी थी, आप पानी सीवर का पानी आता था, अगर मेरे घर में आप नल खोल लेते थे तो इतनी स्मेल आती थी, आसपास वाले बैठ नहीं पाते थे। और मुद्दे तो बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा था हवा और पानी का, उसको दूर नहीं कर पाए। केजरीवाल जी का सबसे बड़ा मुद्दा था कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, उसी के ऊपर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार साफ होते हुए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शराब घोटाला केजरीवाल जी ने। भ्रष्टाचार मिटाने का मतलब ये नहीं होता कुछ चीज मिट रही है। आप अन्ना जी के उससे जो उन्होंने जल और वो अन्न त्यागा था, मुद्दे थे, उस पर आए थे, आपने उसका मुद्दा कुछ छोड़ा ही नहीं अन्ना जी का। आपके तो अपने मुद्दे हो गए, घर भरो, गाड़ी भरो, बस भरो, बीवी का पूरा ड्रेसिंग ही चेंज करवा दी, हर चीज सिस्टम चेंज कर दिया। ये इससे आजकल सोशल मीडिया का जमाना पे एक अगर पार्षद क्या, विधायक क्या, सांसद क्या, प्रधानमंत्री क्या, सीएम क्या, एक दिन भी अगर कुछ काम नहीं करते हैं और या काम गलत होता है तो आप देखिए सोशल मीडिया पे छा जाता है। तो केजरीवाल जी किस जमाने में जी रहे थे, अपने मन में क्या सोचे थे कि ये फेल नहीं होंगे। तो दिल्ली कर्जे में है, 12 साल का कर्जा थोड़ा उतरेगा, 12 साल इतने बुरे हाल में दिल्ली रही है। दिल्ली का कर्जा तो जो मैनेज कर रही हैं हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री, अच्छे ढंग से मैनेज कर रही है और सबको थोड़ा थोड़ा प्राप्त भी हो रहा है, जो वो दे सकती हैं, जिनको जो वो समझती हैं कि इसके लिए आवश्यकता है इस चीज़ की, तो वो कर रही है। जो पॉलिसीज या जो एडवर्टीजमेंट हम देखते थे कि एजुकेशन के ऊपर वो ऐसा कर रहे हैं, एकदम दिल्ली की एजुकेशन की तो दिशा बदल चुकी है और बहुत ग्रो कर रही है, या हॉस्पिटल्स के लिए, उसकी क्या सच्चाई है? आप मेरे क्षेत्र में बैठे हो, जो आप एजुकेशन की बात करते हो तो मनीष सिसोदिया जी, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी थे उप मुख्यमंत्री। अभी आप जब जाएंगे देख के जाइएगा, उन्होंने क्या अच्छा बिल्कुल मॉडिफाई करा, 3 महीने में कहीं खराब नहीं हुआ होगा, और बेहतरीन हुआ होगा शायद से, आप देखिएगा क्या बेहतरीन करा हुआ है। बिल्कुल कोलैप्स कर रखा था, सारा सिस्टम कोलैप्स था, सीवर भर जाते थे, आप किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते थे, आप कहाँ जाएं आप कहाँ ना जाएं, पानी खराब आता था, आप किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते थे, एक कमरा बनाया उसको ही पूरा बता देते थे, शिक्षा का पूरा केंद्र बन रहा है, इसमें इतना हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, कुछ सिस्टम नहीं था, वो सारा वीडियोग्राफी का कमाल था और कुछ नहीं था। निगम के अंदर क्या चुनौतियां देखती हैं आप, क्या परेशानियां आज भी अभी वहां पर हैं जो जिन्हें ठीक होने में समय लगेगा? निगम के अंदर चुनौतियों से भरा हुआ निगम है, क्योंकि निगम में जो बेसिक नीड्स हैं वो लोगों की हैं, बेसिक नीड से इंसान जुड़ा हुआ निगम में, जो ऊपर हमारे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के विधायक और सांसद जी वगैरह होते हैं, तो वो होते हैं कि ऊपर की जो निगम है वो बेसिक नीड का, रोजमर्रा की जरूरत का, अगर अधिकारी आपके संग कोऑपरेट नहीं करेगा, आप निगम में जनता की बिल्कुल भी समस्या दूर नहीं कर सकते। और निगम में अक्सर आप ये देखिए, आप झाड़ू लगवाओगे रोड्स पे, 10 मिनट बाद दोबारा गंदगी हो जाती है, कि लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर लोग जागरूक होंगे जब ही देश भी सफा होगा, राज्य भी सफा होगा, वार्ड भी सफा होगा। तो अधिकारी कितना आपको साथ दे पाते हैं इन चीजों के लिए? मेरे वार्ड में तो बहुत साथ देते हैं, निगम का बहुत साथ रहता है, एक कॉल में 5 मिनट में पहुंचते हैं, क्योंकि मैं राउंड कभी बताकर नहीं लेती हूँ। मेरी ये बीमारी समझिए, हैबिट समझिए, कुछ भी समझिए, मैं आऊंगी गाड़ी में खड़ी होंगी, यार इधर का राउंड लेना, हाँ भाई कहाँ पर हो, हाँ जी मैडम यहाँ पर है, आ जाओ भाई, 10 से 15 मिनट में गाड़ी में बैठी हूँ, राउंड लेंगे यहाँ पर, मैडम आज यहाँ का राउंड है, हाँ भाई दोबारा बताऊँ, वो उस समय तक पहुंच जाते हैं 15 मिनट में। ये कैसे, मतलब रेणु जी, कैसे ये अंदर आपके अंदर जनसेवा का भाव जागा था, या ये कब हुआ आपके अंदर कि मुझे तो ऐसा एक बेंचमार्क सेट करना है, पार्षद ही भले ही हूँ, चाहे आज तक कोई इतना फेमस और लोकप्रियता किसी को मिली नहीं है,
लेकिन इसमें भी तहलका मचा देंगे हम तो। ये कब आया? ये तो रहना चाहिए। जिस पद पर रहते हैं उसको इतना कीमती बना दो कि लोग तरसे यार उस पद को चाहिए, नहीं तो पद ही नहीं, सारे पद बेकार हैं, वही पद अच्छा है। मैं ये सोचती हूँ जिस भी आप जहाँ भी बैठे हो उस सीट को इतना कीमती बना दो, क्योंकि उस सीट ने की कीमत सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता। तो उसको कीमती बना दीजिए आप, क्योंकि आप काम करेंगे, आपके काम से कीमती होगी, आपके जज्बे से होगी, आपके पैशन से होगी और आपके अनुशासन से होगी। आप खुद अनुशासित होइए ना, क्यों नहीं अधिकारी सुनेंगे? कितने समय से क्षेत्र पर आप काम कर रही हैं ग्राउंड पर? मैं 2007 से हूँ भारतीय जनता पार्टी में, लगातार महिला मोर्चा अध्यक्ष रही, 2 बारी प्रदेश में मंत्री रही, जिले में उपाध्यक्ष रही, कोषाध्यक्ष रही, काफी सालों से काम कर रही हूँ। और जब मुझे लगता था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो इसका सच में कुछ ना कुछ अलग एक मुकाम हासिल करना है कि हाँ भाई कुछ हुआ। आज बीजेपी ही क्यों चुना? बीजेपी मेरी विचारधारा है, मुझे अच्छा लगता है बीजेपी। किसी किसी से मन खुश होता है ना, विचारधारा होती है जिससे आपका मन और दिमाग आपका कोऑर्डिनेट नहीं करता ना, आप उसके संग काम भी नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी की विचारधारा में सौम्यता, शालीनता, सहज भाषा, आप तो अपनी लोकल लैंग्वेज में बेबाकी के साथ एक अलग ही ध्वज लेकर चल पड़ी हैं। तो वो विचारधारा वो कैसे वो मेरे काम की नीड है। आप मेरी बात समझिए, जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं उनका सम्मान मेरे लिए मुझे बहुत सम्मान है उनका, वो 4th क्लास एम्प्लॉय है। अगर आप मॉडर्न बनकर एक बड़ा शालीनता से, जो बड़े बड़े पद वाले हैं वो पूरा शालीनता रखते हैं, बीजेपी में एक संस्कार भी है और उन संस्कारों को मैं भी मानती हूँ। मेरे जितने भी निगम के लोग हैं आप उनसे अलग भी जाके पूछिएगा, मैं पूरा उनका रिगार्ड करती हूँ। कभी उनको समस्या आती है तो उनके लिए उनका परिवार बाद में खड़ा होता है, मैं भगवान से डर कर बोल रही हूँ, मैं उनके लिए पहले खड़ी होती हूँ। मगर जो मुझे काम चाहिए, प्यार से दोगे या बदतमीजी दोगे, काम चाहिए तो चाहिए, या तो प्यार से दे दो नहीं तो बदतमीजी से ले लूंगी मैं तुमसे काम। आता है मुझे लेना। वाह, आता है आपको लेना, बहुत बढ़िया। कुछ 1-2 अफवाहें हैं कि रविंद्र नेगी को देखकर आप ये चीजें सीखी या फॉलो करना शुरू किया, इसमें कितनी सच्चाई है? रविंद्र भाई मेरे विधायक हैं, अच्छा काम करते हैं वो, दोनों की अलग अलग फील्ड है। वो विधानसभा के काम करते हैं, मैं निगम का करती हूँ और अच्छे ढंग से कर रहे हैं। फॉर चीटिंग करना तो इसलिए नहीं बोलूँगी, वो काम करती हूँ और उनको भी नहीं बोलूँगी, वो भी काम ही करते हैं। हम रील्स नहीं बनाते काम करने के लिए, और रील्स इसलिए बनाई जाती है कि लोग जागरूक हो, लोगों को समझ आए। आप जब कुछ चीज़ देखते हैं जब आपको पता चलता है अच्छा ये भी था, अच्छा ऐसा भी होता है। बंद कमरे में आपको क्या पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब तक लोगों को नहीं जानना मिलेगा आपको अधिकार पता ही नहीं चलेंगे। जनता को अपने अधिकार जानने का पूरा अधिकार है, मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। और कौन जनवाएगा? हम लोग जनवाएंगे, तो वही जनवा रहे हैं। तो माँ के तौर पे एक आपको देख रहे हैं लोग कि फूड क्वालिटी भी मैडम आकर चेक कर रही है, कावड़ के समय पर मटन मीट इसका भी पाबंद लगा दिया है। इतना एक्टिवली के दूसरे क्षेत्रों में भी काम किया जा रहा है। मैं मेरी जो दौड़ होती है वो सिर्फ घोड़े की तरह दौड़ती हूँ। जब मैं दौड़ती हूँ तो दाएं बाएं नहीं देखती, मैं अपनी दौड़ पर ध्यान देती हूँ और ये बेहतर भी है। अगर एक इंसान के ही नाते आप एक पार्षद हैं, एक क्षेत्र के पार्षद हैं, यहाँ पर आपकी कुछ सीमाएं हैं, इंसान के नाते जब दूसरे क्षेत्र से भी लोग आ जाते हैं, क्या उसको सुलझाने का मन करता है? कर देती हैं आप उनके लिए? अगर मेरे फोन से काम चलता है तो मैं कर देती हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ। अगर फोन से कहीं कोई दबाव में आ रहा है या सम्मान रख रहा है, वो कर रहा है, तो मैं कर देती हूँ, तुरंत फोन कर देती हूँ, लाओ बताओ किसको करना, मेरे फोन से हो जाएगा, लाओ मैं कर दूंगी। अगर नहीं हो पाता तो मैं बताती हूँ, उसको गाइड करती हूँ कि आप ऐसे से जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो दिक्कतें नहीं होती? ऐसे कुछ दिक्कतें नहीं, क्या है, काम ही तो कर रहे हैं, कोई बुरा थोड़ा कर रहे हैं। एक दूसरे अपने पुण्य में थोड़ा सा अपने कर्मों में अच्छा कर्म मिला रहे हैं। अरे दूसरे लोग बोलते नहीं अच्छा हीरो बनने का शौक है क्या? नहीं बेचारे, वैसे आज तक मेरे भाइयों ने मेरी बहनों ने कभी ऐसे नहीं बोला। मैं कभी हंस के बोल देती भाई तुम्हारे क्षेत्र के लोग आए हुए थे, अरे तेरा ही क्षेत्र है यार, संभाल ले उसे भी, ऐसे कहते थे, बहुत बड़ा वो करते। तो बीजेपी किस विचारधारा को आगे लेकर चलती है? कुछ जो युवा हैं राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कैसे प्रेरणा बनेंगी? उनको आप क्या सिखाएंगी? क्या चुनौतियां हैं जिनसे उन्हें भी बचकर चलना चाहिए या उस तरीके से उनको डील करना चाहिए? बीजेपी की विचारधारा है सिर्फ काम, सिर्फ काम, सिर्फ काम। देश की तरक्की, देशभक्ति
और देश को अपना मन समर्पित कर दीजिए। बीजेपी की विचारधारा ये है। अगर कुछ लेने आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर अपना देने आएंगे तो सब कुछ। युवा देश का भविष्य है। आपने जैसा बताया कि कुछ लेने आएंगे तो नहीं मिलेगा, देने आएंगे तो सब कुछ मिलेगा। अभी कुछ दिनों से डूसू के एक प्रेसिडेंट है, काफी वायरल हो रहे हैं, रौनक खत्री। तो वो लगातार कुछ ना कुछ होर्डिंग्स लगे हैं मुख्यमंत्री के, उन्हें हटाने के लिए थोड़ा आक्रोश में वो कर रहे हैं, चीजों के साथ में स्टेप ले रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या नजरिया? अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे होते हैं कि आपसे एक धारणा बनती है समाज की या युवाओं की या किसी भी देश की आपसे धारणा बनती है, तो मेरे हिसाब से आपको एक प्रोटोकॉल को फॉलो जरूर करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का जरूर सम्मान रहना चाहिए। आपको कितना ही गुस्सा है, कितना ही आपकी बात समझ नहीं पा रहे, मेरे ख्याल से एक पत्राचार भी होता है, आप कुछ और भी कर सकते हैं अपनी बात समझाने के लिए, और उसका हल होता है। बीजेपी अंधे बहरों की पार्टी नहीं है, बीजेपी सुनने वालों की पार्टी है। बीजेपी में सबसे पहले आते तो ये बताया जाता है कि आपको सुनना पड़ेगा, आप उसके सुनने के अनुसार आप आगे चलेंगे। तो मेरे ख्याल से एक गलत बात है कि आपको लोग देख के उसको बनना चाह रहे हैं, तो ये आप उदाहरण समाज को अच्छा नहीं दे, अपनी युवा पीढ़ी को अच्छा उदाहरण नहीं दे, अपनी बदतमीजी दे रहे हैं आप युवा पीढ़ी। हमने अभी बात किया कि आम आदमी पार्टी का 12 साल से सत्ता में थी वो, तो कितना कुछ काम किया वो आपसे हमें पता चला, और कितना कुछ नहीं किया, एडवर्टीजमेंट ज्यादा की, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कितना एडवर्टीजमेंट वो करते थे? एडवर्टाइजमेंट ही थे, और थे क्या इसमें? पार्टी में था ही क्या? केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का, आतिशी जी का रोज ऐड ही तो देखते थे, और हम करते क्या थे, और हमें सुविधाएं क्या थी? जब लेने की बारी आती थी नील बट्टा सन्नाटा था जनता के लिए, जनता रोती थी तो कहते थे जी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। उनके पास शुरू से अनशन, जो प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, उन्होंने वो पार्टी खड़ी इस वजह से करी थी कि तू सीएम भी बनेगा जब भी धरना प्रदर्शन रखी हो, यार इसको खत्म नहीं करना है, तो ये वादा है। तो वो धरना प्रदर्शन, एक सीएम धरना प्रदर्शन करता है, क्या आप राज्य को क्या मैसेज दे रहे हो? आप इतने कमजोर हो? सीएम कमजोर नहीं, आपके पीछे आपके 2.5-3 करोड़ की जनता है, वो आपके भरोसे बैठी हुई है। आप कहीं से भी ला के दीजिए, आप दीजिए। अपने संबंध कहीं आपके खराब हैं, आपकी वाणी की वजह से खराब है, उनको मधुर करिए और उसको ला के दीजिए। तो केजरीवाल जी का इन आंदोलनों के पीछे क्या मंतव्य रहता था? मोदी जी को बस जनता से अलग हटवाना कि मोदी जी कर रहे हैं, उनका हर रीजन ही मोदी जी से शुरू होता था, मोदी जी पे खत्म होता था। आपने हमेशा सुना इस बीच में प्रधानमंत्री जी की कोई गरिमा नहीं थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा नहीं थी, वो कुछ भी बोल देते थे प्रधानमंत्री जी। एक राज्य का सीएम जिसको यही नहीं पता कि मुझे अपने प्रधानमंत्री को संबोधित कैसे करना होता है, आप कैसे सीएम हैं? हर समय मजबूरियां। आपको सीएम जनता ने मजबूरी सुनने के लिए नहीं बनाया था, काम करने के लिए बनाया था। जब मजबूर थे बनते ही मत आप। मजबूर आदमी किसी के लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो मजबूर होता है, उसके हाथ बंधे होते हैं। वाकई में सत्ता में आने का मतलब है कि अब जनता के लिए आप जनता के लिए काम करेंगे, वो हमेशा मजबूर रही। आप सत्ता में आने के लायक ही नहीं थे। जब शराब का घोटाला करा तो मजबूर नहीं थे। तो लमसम केजरीवाल जी ने एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर अभी तक कितना खर्चा किया होगा? दिल्ली फिर कर्जे में कैसे गई? अगर खर्चा नहीं हुआ एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर तो दिल्ली कर्जे में कैसे गई? काम तो धरातल पे हुआ ही नहीं है, कहीं दिखता ही नहीं है, ना स्कूल्स में दिखता है, ना पानी के ऊपर दिखता है, ना हमें जल बोर्ड पे दिखता है, कहीं नहीं दिखता है। क्या तरक्की हुई दिल्ली में इतनी दिल्ली? क्या ये सच है कि उनके वक्त पर जो भी अधिकारी हुआ करता था, जो प्रशासन हुआ करता था, वो हर एक इंसान उन्हीं के जैसा बन चुका था? कथनी और करनी में जैसा शासक होता है ऐसा ही उसका कर्मचारी होता है। जिसका शासक मजबूत होता है उसका कर्मचारी मजबूत होता है। जिंदगी में बड़े लोगों ने कहा, मुझे नहीं पता आपने सुना है नहीं सुना है, कि अगर किसी राजा को आंकना है तो उसके वजीर से बात करके देखिए उसके अंदर कितना दिमाग है, क्योंकि वो राजा से रोज सीखता है, उसके काम के हुनर को जानता है, उसका काम के पैटर्न को अपनाता है। जिसका राजा ही मरा हुआ है उसके वजीर और उसकी सेना क्या करे? नीरू जी, इस मानसिकता को बदलने के लिए अभी और कितना समय लगेगा? दिल्ली को वापस से, दिल्ली देश की राजधानी जिसे हम जानते हैं, वो स्लम एक शहर होता जा रहा था।
अब वापस से बदलने में कितना समय लगेगा? 11 साल से तो क्वेश्चन नहीं हुआ ये वाला है। 11 साल से सबने वोट दी, आज 3 महीने में सब क्वेश्चन करते हैं जी दिल्ली कब दिल्ली बनेगी। दिल्ली जब दिल्ली बनेगी जब दिल्ली वाले अपनाएंगे इस दिल्ली जब दिल्ली बनेगी, जब प्रदेशी ये नहीं कहेगा कि मेरी दिल्ली नहीं है, मेरा तो मैं दूसरे राज्य का हूं। दिल्ली की विडंबना ही है कि दिल्ली किसी की दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है। आप कहीं से गुजरते हो, किसी सड़क से गुजरते हो, जब तक आपको ये नहीं लगेगा ना इसकी धूल मिट्टी उड़कर मेरे घर तक पहुंचेगी, जब तक आप उस सड़क को सफा नहीं रख सकते। ये दिल्ली हमारी दिल्ली है, दिल्ली हमारा दिल है, इसको जब तक हम सफा नहीं करेंगे कोई नहीं कर सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। ये जनता और हम सब के ऊपर है, हम सब की जिम्मेदारी। खूब कहा आपने। इसकी देश की राजधानी दिल्ली ही बननी चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए। खूब कहा आपने। वाकई में जब हम खुद अपनी जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि आप लोग अकेले कितना कुछ कर पाएंगे? सरकार कर सकती है, 50% सरकार का योगदान होता है, 50% लोगों का योगदान है। इतनी जागरूकता आप फैला ही चुकी है रेणु जी, तो मैं आपसे कुछ सवाल ऐसे करूंगी ताकि ऑडियंस को भी काफी मदद मिल पाए, वो जान पाए अपने अपने क्षेत्रों के प्रति कि एक पार्षद की क्या क्या भूमिकाएं हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि एक पार्षद के अंडर क्या क्या काम आते हैं, उसके बाद विधायक के अंडर क्या क्या काम आते हैं और फिर एमपी क्या देखता है, आप बताइए। पार्षद के जो अंडर आते हैं, एक तो नालियां हैं, रोड्स हैं, उनको जो भी आपका बजट अच्छा है तो उनको आप बनवा सकते हैं, इंक्रोचमेंट आप देख सकते हैं। और जैसे रोडों पर और कोई समस्या है, जो छोटी रोड्स हैं जो 4 फुट के करीब की होती हैं, जो इंटरनल कनेक्टेड होती हैं, वो पार्षद के ही अंदर आती हैं। जो बड़ी रोड हैं, जो हाईवे वगैरह होते हैं, वो सांसद जी के अंडर आते हैं। जल बोर्ड हमारे विधायक जी के अंडर आती हैं। तो इनसे जो अलग डिवीज़न होता है, जब विधायक बनूंगी बताऊंगी आपको क्या क्या आता है। अभी तो पार्षद है, अभी पार्षद है तो अपनी जानकारी पूरी ली हुई है। पूरी ली हुई है। जो जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में मैं काम करती हूँ उसका मुझे पता होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अक्सर हमने देखा पार्षद जो होते हैं वो एक एज के बाद, एजेड लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हमें बनना है। बुजुर्गों में पार्षद के लिए टिकट्स हैं। इतना युवा चेहरा, युवा महिला, धाकड़ महिला, और इस तरीके से बेबाकी से काम कर रही है, पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। ये चस्का 2007 में लगा। 2007 में लगा। मेरे फादर साहब हैं, वो भी कांग्रेस से रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं भजनलाल सरकार में, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे हैं, और जूट के मेंबर रहे हैं बलराम जाखड़ जी के अंडर। तो काफ़ी दिन से राजनीति देखी, बचपन से जब से आँख खोली है राजनीति देखी है। तो वो राजनीति का पैशन, वो कहते हैं ना कीटाणु होते हैं, नेता के बच्चों में कीटाणु चलते हैं, वो कीटाणु सबसे छोटी संतान में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कितना साथ दिया आपके फादर का भी सरकार से जुड़े रहना, या चुनौतीपूर्ण था? नहीं नहीं नहीं, इसमें प्रभु से डर कर बोलूँगी, ईश्वर का साथ रहा, ज़्यादा साथ फादर का नहीं रहा मुझे इसमें। राजनीति वो मना करते थे, बेटियों के लिए नहीं थी राजनीति। मैंने बहुत से पॉडकास्टों में भी बताया, मेरे फादर ने हमेशा मना करा, नहीं बेटियों के लिए। हमारे समाज में लड़कियाँ, अनमैरिड लड़कियाँ तो बिल्कुल भी काम नहीं करती, मैरिड भी नहीं करते हैं, बाहर नहीं। कहते हैं पैसा अच्छा है, क्यों बाहर जाना होता है? जब पैसा नहीं होता, जब वो भेजते हैं, अच्छे पैसे वाले नहीं जाते हैं बाहर, अच्छे पैसे वाले नहीं जाते, अपना नाम कमाना होता है, घुट के थोड़ा मरना है। वो कहते हैं नई बात सुन, तुम नई बात चलाती है, हर समय नई बात चलाती है। मैं कहा नहीं, अपने नाम से जाना चाहिए। आदमी संसार से जाए तो ये आए कि वो इंसान गया है, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बीवी गई है जी, चलना है उधर नहीं। तो पिता का कांग्रेस के प्रति रुझान था, आपका बीजेपी के लिए इतना प्रेम है, कैसे? क्योंकि बचपन से एक बच्चा जो देखता है, सीखता है, जिस एनवायरनमेंट में पला बड़ा होता है वैसी उसकी सोच होती जाती है। तो ये कैसे घर में कैसे अलग हो गए? विचारधाराएं अलग थी ना दोनों की। वो कहते थे बेटियों को काम नहीं करना, मैं कहती थी बेटियों को करना चाहिए। तो विचारधारा बदलेगी तो पार्टियां भी बदलेंगी। अरे वाह, बीजेपी मतलब बेटियों का स्वागत करती है। करती है, बिल्कुल करती है। अभी आगे चल के हम देखेंगे कि महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता हुआ जाता है। बढ़ेगा। उन महिलाओं को क्या कहेंगे आप जो चाह रही है राजनीति में? डर भी लगता है क्योंकि षड्यंत्र इस तरीके के होने लग जाते हैं, घर परिवार से उठना मुश्किल हो जाता है, फिर समाज में अपनी पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है, और जब चीजें सब हिम्मत से सॉल्व हो जाती हैं तो कुछ ना कुछ और हो जाता है। बड़ा अच्छी बात पूछी, क्योंकि ये युवा पीढ़ी है वो राजनीति का इंटरेस्ट तो रखती है मगर डरती है कि बदनामी आती है, कभी कुछ आता है।
महिलाओं के लिए सबसे अच्छी आसान तरीका है उसको घर बैठाने का, उसके चरित्र के लिए हलचल लगा दें। सबसे आसान तरीका होता है कि अरे वो लेडी ऐसे ऐसा थी, वो लड़की ऐसे ऐसे थी, तो आप उसको कहीं सुनोगे तो आप घर बैठ जाओगे कि यार और बदनामी नहीं चाहिए, ये परिवार को नाम रोशन करने के लिए आए हैं, बदनामी करने के लिए नहीं आए। तो मैं अपने बच्चों से, जो आने वाली पीढ़ियां, उनसे कहना चाहती हूँ, हम जवाबदेही सिर्फ अपने लिए, किसी के लिए जवाबदेही नहीं है। हमारा चरित्र जैसा भी है हम उसके जवाबदेही हैं। कभी भी इस बात को सुनकर कभी घर मत बैठना और जज्बे से काम करना, क्योंकि आपका चरित्र जैसा है आप जानते हो, और अच्छे मन से काम करोगे, अच्छे चरित्र से करोगे तो जरूर कामयाबी हासिल होगी। और हमेशा चैलेंजेस तो रहे हैं महिलाओं के जीवन में, कब चैलेंजेस भी रहे। बाप होता है तो बेटी को दबाता है, पति होता है तो बीवी को दबाता है, भाई होता है तो वो उसको दबाता है। चैलेंज से तो निकल कर हम लोग आए हैं, जब तो इतनी ताकतवर महिला होकर आगे आती हैं, उन चीज़ों को मैनेज करती हैं। हम कैसे मैनेज कर पाते हैं, और अच्छे से अच्छा राजनीति महिलाएं करेंगी, उनके लिए फिर बहुत अच्छी, क्योंकि ये राजनीति है ही रपटीली आप, क्योंकि जहां भी आप जिस कोने पर जाओगे, आप तरक्की करते नजर आओगे तो हर एक आदमी कहेगा यार कुछ ना कुछ करो, इसे घर बैठा दो। आप घर नहीं बैठोगे तो और तंग तरीके से तंग करेगा। तो तंग नहीं होना है, आराम से काम करना है, मजे में करना है। आप बोल रहोगे तो कहेगा बदतमीजी कर रहे हैं, आप चुप रहोगे तो आपके ऊपर लांछन लगा देंगे। तो महिलाओं के लिए जीना आसान नहीं, तो बोल्ड बन गई जियो ना। बदतमीज कहलवाना अच्छा है गंदा कहलवाने से अच्छा। वाकई में महिलाएं आज भी समाज में अपनी भागीदारी क्यों देखती हैं, निर्णय लेना और नेतृत्व करना क्यों नहीं सीखती। ये विचारधारा को बदलने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप जैसी अगर प्रेरणा सामने आएगी तो ये बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। घर से बगावत करना, हर जगह से बगावत करना, आप कहीं स्टैंड लेते हो ना, महिलाओं के लिए सपोर्ट कम होता है। आदमी घर जाएगा, काम कर कर जाएगा, तो उसके लिए होगा सारा परिवार चुप होगा, शांत रहेगा। अरे वो खाना खाने आ रहे हैं, पापा खाना खाने आ रहे हैं, भाई खाना खाने आ रहा है, बोलना नहीं है, काम करके आए। महिला काम करके जाएगी तो 50 और लोग बोलने आ जाएंगे, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो उनको फिर दूर करने के लिए चल देती है, कोई बात नहीं यार काम कर रहे हैं, अब इनको सेटिस्फाई करो। तो बहुत चैलेंज है, और इन चैलेंजों को मानकर ही मजा आता है सच में। इनको आप क्लियर करिए, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझसे नहीं हो पाएगी, सारी चीज़ हो। आपके लिए वो स्तंभ क्या था, मतलब आपका सपोर्ट किसने किया? मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत, आज भी बहुत सपोर्ट रहता है। बहुत खुश होते हैं वो, बहुत खुश होते हैं कि आप जहाँ भी हो बहुत अच्छे मुकाम। तो और रिश्तेदारों के लिए भी प्रेरणा आप बन गई? हाँ बनती हूँ। सारे जो युवा, जो मेरे बहनों के हैं और बच्चे वगैरह सब हैं, वो उनको उनके फ्रेंड्स भेजते हैं, मौसी की रील आई है, नई रील आई है, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा उदाहरण सेट कर रही हूँ समाज। कितने बहन भाई हैं? मेरा एक बड़ा भाई है और 7 बहनें हैं। 7 बहनें, 8वीं संतान हूँ अपने माँ बापों की। अरे बाप रे। हाँ। और बाकी सब जो वो भी राजनीति में है? नहीं, मेरी बहनें हाउस वाइफ हैं ज्यादा। अच्छा, एक 8वां संतान जो निकला वो निकला, वो श्री कृष्ण वाले कीटाणु आ गए ना। श्री कृष्ण भी 8वीं संतान थे अपने माँ बापों की। लीला उन्होंने भी रची थी। हाँ, ईश्वर जो देगा वो लेना है। तो ये जो आपकी जो कुछ रील्स हैं, हम जो देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, ज्यादा थक रहा है क्या तू इस तरह से? मतलब ये बेबाकी, ये किस तरीके से पार्क में जाके? ये शुरू से ही है। अच्छा। जब मैं बोलती हूँ ना, मैं देखिए, अगर आप काम करवाना चाहते हैं, अगर आप रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, आप उस काम से बेईमानी कर रहे हैं। मुझे जो फील होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी बात के लिए कहती हूँ, मैं निगम के लोगों को बोलती हूँ कि मुझे जनता को रोते हुए अच्छा नहीं लगता। बार बार एक ही काम के लिए बोले, नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हम आधी बात में ही उनकी सुने और तुरंत करें। जब वो नहीं करते, जब मैं बोलती हूँ ज्यादा थक रहा है। क्या कभी किसी ने इस बेबाकी के लिए टोका आपको कि अब आप एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं, आप काफी लोगों तक पहुंच चुकी हैं, लोगों के दिलों में भी पहुंच चुकी हैं, तो लोग मना करते हैं कि नहीं इस तरह की लैंग्वेज यूज मत करो, या इस तरह से गुस्सा मत दिखाओ, ऐसा कुछ कभी बोला जाता है? गाली तो नहीं दी ना, टाइट बोलती हूँ तो अच्छा बोलती हूँ ना। अपने क्षेत्र की भलाई के लिए टाइट बोलती हूँ, मुझे भी पता है मैं टाइट बोल रही हूँ, मगर मेरे क्षेत्र का भला होगा, और लोग पसंद भी करते हैं इसको कि हाँ टाइट बोल। प्यार से बोल रही होती तो काम हो ही जाता था। अगर प्यार से सुनना होता तो मैं टाइट क्यों बोलती?
बहुत सी जगह होती है, एक बारी बोला जाता है नहीं सुनते हैं, 2 बारी बोलती हूँ, आराम से बोलती हूँ, क्योंकि वो रील हिट नहीं होती मेरी आराम वाली। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं आराम से जाती हूँ, रील बनती है कि भाई ये नहीं करना है आपने, आपको ऐसे नहीं करना, रील हिट ही नहीं होती, लोगों तक नहीं पहुंचती, उनको पता ही नहीं चलता मैडम ने कभी आराम से ही बोला होगा। अच्छा, जब मैं टाइट बोलती हूँ, जब अंत वाला सीन होता है वही हिट चला जाता है। तो लोगों को लगता है आप ऐसी ही ऐसे ही बोलती हूँ, मैं क्या करूँ बताइए। तो व्यक्तित्व वैसा ही बना लिया है लोगों ने। लोगों को ये पसंद आता है और मेरा काम करने का अंदाज ऐसे ही रहे, शुरू से ही ऐसा है और अब भी ऐसे आगे ऐसे ही रहे। तो मतलब ये इंटरेस्टिंग बात है कि पहले आप आराम से जाकर बोलती हैं तो वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। सख्ताई अनुशासन सिखाती है, हाँ, नरमाई कभी अनुशासन नहीं ला सकती। क्या बात है, क्या बात है। बीजेपी के 150 दिन, आम आदमी पार्टी के 12 साल, कितना क्या क्या बदलाव जो सिर्फ 150 दिन में बीजेपी ने सबसे कर पहले तो दिखाया। आईटीओ ही देख लो आप, बदलाव का नाम आईटीओ है। पानी नहीं बना, पानी से ग्रस्त है, कहीं पानी मिलता नहीं था और कहीं पानी भर जाता था, आज पानी मिल भी रहा है और पानी भर भी नहीं रहा, ये बदलाव। और आगे के लिए क्या बीजेपी की सबसे जो पहल रहेगी योजनाओं के लिए, आगे जो लेकर चल रही है बीजेपी कि हमें 12 साल का वो जो एक मार्क बन चुका है, एक ब्लैक मार्क जो बन चुका है, उससे हमें सुधारना है, तो क्या योजनाएं अभी ऊपर के लेवल जो लॉस हुए हैं पहले तो उनको भरपाई मेरे ख्याल से हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा जी करेंगी। जो लॉस हुआ है, जो बीजेपी को 12 साल जो पीछे दिल्ली खींची है ना, वो बहुत पीछे खींच चुकी है, उसको बराबर करने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। और जो सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए वो अब भी चल रही हैं, बसों का कराया, और भी आगे सुविधाएं जल्द से जल्द मिलनी शुरू हो जाएगी। मगर इतनी जल्दी मत करिए, चुटकियों में कोई काम नहीं होता। 12 साल का बिगाड़ा हुआ काम कोई भी आप 150 दिनों में कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अगर घर में गंदगी फैला जाए उसको भी 3 से 4 घंटे लगते हैं सफा होने में, इन्होंने तो पूरी दिल्ली में गंदगी फैलाई है, 1 साल तो दीजिए सर। ये देख रही हूँ मैं, पीछे कुछ तस्वीरें हैं आपकी, अनुराग ठाकुर जी के साथ भी है, सीएम साहिबा के साथ भी है, बांसुरी स्वराज, चिराग पासवान, सभी के साथ तमाम ऐसे नेता हैं जो जिनके साथ आपकी तस्वीरें। तो वो लोग बुलाया उन्होंने आपको काम देखकर, या आपने नहीं, मेरे बड़े नेता हैं, मुझे तो मिलना पड़ता है। वो एक क्लास में जब आप एक स्कूल में पढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी टीचर्स, स्टूडेंट्स, फेमस स्टूडेंट्स मिलते हैं ना, वो रहता है फेमस लोग हैं तो मिलते रहते हैं। मैं भी इनको फॉलो करती हूँ, फैन हूँ। आज आप महिलाओं की आदर्श बन चुकी है, आज युवाओं के आदर्श बन चुकी है। मैं पूछूं अगर रेणु चौधरी से, आपका आदर्श कौन है? आपको किसकी राजनीति और राजनीतिक सफर काफी इंस्पायर करता है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के लिए अपना तन समर्पित, मन समर्पित और इस जीवन समर्पित, तेरे मेरे देश की धरती और तुझे क्या दूं क्या दूं, उनको देखकर यही फीलिंग आती है। सच में उन्होंने अपना जीवन पूरा देश की सेवा में लगाया। कभी मुझे मौका मिला तो ऐसा ही करके दिखाऊंगी। अरे बहुत खूब। वो सोच और लक्ष्य अगर आप रखेंगी तो वाकई में कर पाएंगे, और वो आपसे युवा आशा भी करता है। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो ऐसी आपसे आशा रखते हैं। रेणु जी, आने वाले आगे 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? क्योंकि जनसेवा का भाव आपके अंदर है और इस तरीके से आप अपनी जिम्मेवारियों को संभाल भी रही हैं, तो 10 साल के बाद और क्या चुनौतियां हैं जिनसे आपको अभी थोड़ा भय भी लगता है कि ये शायद मेरे आड़े आ सकती हैं? कहीं हो ना हो ये नहीं पता कहाँ होंगी, किसी ने फ्यूचर तय ही नहीं कर रखा कहाँ होगा, मगर जनता के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी, अपनों के लिए लड़ती रहूंगी, और जो डिमांड है उनकी पूरी करवाती रहूंगी। ये वादा इस मंच से आपके माध्यम से कर रही हूँ। वो एक और रील आपकी काफी फेमस हुई थी, वो पार्क में नशे के लिए जो लोग बैठे हुए थे और उनपे बाकी से आपने उनको उठा दिया था, वो क्या था? मैं राउंड ले रही थी तो मैं पार्क में गई, पार्क एमसीडी के अंडर आता है, तो अंदर गई तो वहाँ ड्रिंक कर रहा था वो व्यक्ति। मैंने उसको बोला, मैं कहा उठ भाई तू क्या कर रहा है? मुझे दिखाई दिया वो ग्लास वगैरह इधर उधर रख रहा है, तो मैं कहा तू यहाँ पे शराब पीने आता है क्या, बार खोल दें तेरे लिए इधर ही। तो वो चले गया उधर से उठकर। मैंने बोला भाई ये पार्क बंद कर दो। उन्होंने एमसीडी का पार्क था ना, बंद को सफाई करो, उसको बंद करो, क्योंकि जब गौर नहीं कर सकता कोई तो इसको भी 2-3 दिन बंद रखो। उसको बंद कर दिया। वहां पर पता चला 3-4 लोगों का फोन आए आसपास से कि मैडम यहाँ पे तो क्रिकेट एक ना फुटबॉल खिलाता है एक व्यक्ति, वो ब्लैक है, वो काफी सालों से फुटबॉल खिलाता है, ये पार्क खुलवा दीजिए, बच्चे फुटबॉल नहीं सीख पा रहे। अच्छा मैंने कहा भेजो उसको, तो मुझे पता था वो खिलाता है, मैंने कभी उससे मिली नहीं। वो आ गया तो मुझसे बोला हाय, मैं कहा हाय नमस्ते, हाँ बोलो। बोला कि
कि उसे समझ नहीं आया। मैंने कहा बोलो, तो बोला आई डोंट नो हिंदी। मैंने कहा आई डोंट नो इंग्लिश। बोला, मैंने कहा तूने 7 साल में हमारे देश की रोटी खाई, देश का पानी पिया, देश से कमाया, तू 7 साल में हिंदी नहीं सीख पाया और तू एमसीडी के पार्क को लेना चाह रहा है? उठ यहाँ से, उठ, भाग यहाँ से। हिंदी सीख के ही जब तेरे लिए पार्क खुलेगा, भाग। मैंने कहा हिंदी से तू बोल रहा है मुझसे? मैंने कहा मैं फ्रांस जाती हूँ या पेरिस जाती हूँ, मुझसे क्या हिंदी में बात करेंगे? नहीं करेंगे ना। तू 7 साल से हमारी रोटी खा रहा है देश की, तूने हिंदी सीख रही? 7 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। आप किसी भी लैंग्वेज को 7 से 8 महीने में सीख जाते हो, इसका आपको तड़प ही नहीं हमारे देश के लिए। तो मेरे पार्क को क्या संभालेगा? तो खुद ही नहीं संभाला हुआ हमारे देश के लिए, तो वापस फेंक देना चाहिए। नहीं, वाकई में हकीकत है, हम जब दूसरे देश की तरफ जाते हैं पढ़ाई के लिए, नहीं, वो छुट्टे ही बोलते हाँ। हैं डोंट स्पीक इन हिंदी, डोंट स्पीक इन इंग्लिश। ये कंडीशन रहती है उनकी। हाँ, आप कैसे, आप उनको कैसे, आप हिंदी बोलो, आपको सुनेंगे नहीं, आप कुछ चीज, आपको फैसिलिटीज ही नहीं मिलेंगी। हमारे देश में हिंदी नहीं बोलता, उसको फैसिलिटीज है। वाह। मैं कहा भाई, मैं तेरे से बहुत बड़ा उदाहरण लिया मैंने। वो शराबी सही बैठा था, तुझे तो मैं तुझे देखा, तू यहाँ से कमा रहा है और तूने हिंदी भी नहीं सीख पाया। तो ऐसे लोग डिजर्व ही नहीं करते हमारे देश का पैसा लेना और हमारे देश की तरक्की। रोजगार अपने क्षेत्र का अपने क्षेत्र में ही दिलाएंगी, एक रील थी आपकी। हाँ बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। बाकी जो क्षेत्र से आए हुए थे रेडिया, उनको अपने हर जगह रेडी पटरी लगती है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे नहीं लगती क्या? रहती है ना। तो मेरे क्षेत्र में क्या अनोखी रेडी पटरी है क्या? ज्यादा पैसा मिल रहा है क्या मेरे क्षेत्र में? अपने क्षेत्रों में जाओ, खूब गंदगी मचाओ, खूब सफाई होगी उधर भी। मेरे क्षेत्र में गंदगी फेंकते हो, घर बनाते हो दूसरी चीज, ऐसा क्यों? ये नहीं रेडी पटरी वालों के लिए, मेरे क्षेत्र वालों के लिए मुझे सम्मान। एमसीडी उनको तंग नहीं करती, ना करेगी। पीली पट्टी के अंदर हो, मेरे क्षेत्र वाले उनसे कहते हैं प्लीज जगह दे दो साइड में, भाई मुझे खड़े होते उनको मार के भगा देते हैं। गुंडागर्दी करते हो मेरे क्षेत्र में? नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। मेरे क्षेत्र वाला मेरे क्षेत्र में खाए, दूसरे वाला दूसरे क्षेत्र में खाए। आपसे आग्रह करूंगी, वो जो रील आपकी बड़ी फेमस हुई है, अगर वो आप ऐसे एक बार बता दें, एक बार बोलकर। मैं कर्मचारी से बात कर रही थी उस दौरान, तो वो सफाई नहीं हो पाई थी, तो लोग कंप्लेंट कर रहे थे जी मैडम सफाई नहीं। मैंने उससे बोला नॉर्मली, मैं कहा ज्यादा थक रहा है, ज्यादा थक रहा है, ज्यादा थक रहा है तो ट्रांसफर करवा दे तेरा। तो लोगों को इतनी पसंद आई कि वो, तो मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में बोला था, तो लोगों को लगा पता नहीं। इतना एक्टिव पार्षद या इतना एक्टिव किसी भी नेता को लोगों ने देखा नहीं है, इस निष्ठा के साथ काम करते हुए किसी ने नहीं देखा। तो वो अंदाज पसंद आ रहा है इतना, कोई क्योंकि जिम्मेवारी नहीं लेता, अपने क्षेत्र को अपना क्षेत्र नहीं समझता, अपने शहर को कोई अपना शहर नहीं समझता, जैसा आपने बताया भी। तो इसीलिए आप लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरी रील्स को लाइक करते हैं, उन सबका धन्यवाद है। और जो नहीं भी देखते तो इनके माध्यम से अब देखने लगेंगे। आप अपने समाज गुर्जर महासभा से भी जुड़ी हुई है, वहाँ किस तरह की जिम्मेवारी अभी फिलहाल आप देख रही हैं और किन किन चीजों का नेतृत्व कर रही हैं? मैं गुर्जर महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और गुर्जरों की महिलाओं का नेतृत्व तो कर रही हूँ, मगर ये बताना चाहती हूँ, सारी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ, गुर्जरों को नहीं, सारी महिलाओं को ये देना चाहती हूँ कि जिंदगी में किसी भी परिचय से आप मोहताज मत हुइए। ये मेरे पति का परिचय है या मेरे पिता का है, ये मेरे ससुर का है, नहीं, आपका अपना परिचय होना चाहिए। जिंदगी में सबको पता होना चाहिए ये व्यक्ति भी जिंदा है। इस जिंदे को जनवाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और उस स्ट्रगल की जो रोटियां होती हैं बहुत मीठी होती है। इसमें जरूर भागीदारी लीजिए, सब बढ़ चढ़कर अपने घरों से निकलें, काम जरूर करें, क्योंकि महिलाओं का काम करना बहुत जरूरी है। देश को आगे बढ़ाना, घर को आगे बढ़ाना और राज्य को आगे बढ़ाना महिलाएं बखूबी जानती हैं और अच्छे ढंग से जानती हैं। आज की नारी सब पर भारी, आज की नारी सब पे भारी, सच में है। वाकई में काफी प्रेरणादायक इंटरव्यू रहा आपके साथ में मेरा। और आखिर में आपके साथ जो इंटरव्यू रहा, एक कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। जब चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल क्या देती है। बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। देखते रहिए द डॉन्टलेस दामिनी। मैं थी आपके साथ दामिनी वशिष्ठ।